अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर सबसे अहम सवाल यही गर्दिश करता रहा है कि आखिर एक सूबे का चीफ मिनिस्टर कहाँ है। किसी को भी उनकी मौजूदगी के बारे में कोई खबर नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उन्हें मिसिंग पर्सन डिक्लेयर कर चुकी है, तो वफाकी वज़ीर दाखिला भी उनकी कहीं पर भी मौजूदगी के हवाले से लाइल्म है। बल्कि उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि वो खुद ही केपी हाउस से कहीं फ़रार हो गए थे और इस सिलसिले में एक वीडियो भी हुकूमत की तरफ से जारी की गई है, जिसमें उनका ये कहना है कि मुबैना तौर पर जो शख्स दिखाई दे रहा है केपी हाउस से निकलता हुआ, वो अली अमीन गंडापुर साहब हैं। बहरहाल दोनों मौक़िफ़ अपनी जगह। किस्सा मुख्तसर ये है कि ये एक अजीब व गरीब सूरत हाल है कि एक सूबाई वज़ीर आला ही लापता है और उसका अभी तक किसी को कोई पता नहीं कि वो किधर है और कैसे है। बहरहाल इस सारी गुमशुदगी के ऊपर अब केपी हाउस में बल्कि केपी असम्बली में इजलास भी तलब किया जा चुका है। अपनी अपनी हर कोई चहमगोइयाँ भी कर रहा है, लेकिन अभी तक उनके हवाले से कोई खबर सामने नहीं आ सकी। इस सारी सूरत हाल के बाद कुछ गिरफ्तारियाँ भी हुई हैं और उसके बाद फ़िलहाल तो ये कहा जा सकता है कि एहतजाज भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि सारा जो इलाका इस्लामाबाद का वो क्लियर करा लिया गया है। तमाम रोड्स भी अब ओपन हैं और जुड़वा शहरों में इस वक्त ज़िंदगी जो है वो मामूल के मुताबिक तकरीबन आ चुकी है। तो इसके बाद अब आगे का लाहेमल क्या नज़र आता है, ये एक अजीबो गरीब सूरत हाल है। और इसके साथ साथ जो आइनी तरमीम जिससे सारी बात और ये हलचल शुरू हुई थी, उसका फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है। एक दफ़ा फिर हम देख रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब से अहम मुलाकात हो रही है हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमाओं की। एक ख़बर तो उसमें यह है कि जो कल एक फ़लस्तीन के ऊपर कॉन्फ्रेंस रखी गई है उसके हवाले से उन्हें दावत देने गए हैं, लेकिन ये भी खबर आ रही है कि उनसे आईनी तरामीम के हवाले से मज़ीद भी बातचीत हो रही है। तो क्या अभी भी इस बात का कोई इम्कान बाकी है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। आप सबको मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ और आज पर खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में साबिक वफाकी वज़ीर और सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज़ साहब को। दानियाल अजीज़ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। बात का आगाज़ मैं थोड़ा इमरान साहब से करना चाहती हूँ। उनका ज़रूर कमेंट लूँगी कि आखिर उनके वाक़फ़ाने हाल क्या बताते हैं। अली अमीन गंडापुर कहाँ है, तो कहाँ है इमरान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें समीना, अली अमीन गंडापुर साहब जहाँ भी हैं बड़े मज़े से हैं। अच्छा, हाँ जी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें, अली अमीन गंडापुर साहब को बच्चे तो हैं नहीं और ना इस तरह के हालात हैं। वो बाहर वो बचे हुए भी तो नहीं। हाँ जी, देखें, बच्चे नहीं है लेकिन बचे हुए भी नहीं है। नहीं, वो बचे हुए ही हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि देखें, गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी साहब ने जो आज गुफ्तगू की है, अगर आप उसको देखें या माजी में जो उनके बारे में खदशात ज़ाहिर किए जाते रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, तो दो तीन चीज़ें बड़ी समझने वाली हैं। एक तो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, मेरी ज़ाती इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि वो बानी PTI जो उनके और हुकूमत के दरमियान ना सिर्फ बल्कि उनके और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान भी एक पुल का किरदार अदा करें और मीडिएटर का किरदार अदा करें और जो कर सके। कल जो वाक़या हुआ जब से वो गायब हैं, उस हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, जिस वक्त वहाँ से वो केपी हाउस गए तो असल में वहाँ पे कुछ जो ज़िम्मेदारान थे उनकी जब उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, जी बात यह है कि मेरे बस में बस इतना ही था, आपने कहा डी चौक तक ना जाओ, मैं नहीं गया, मैं यहाँ आ गया हूँ, लेकिन इससे आगे मेरे पड़ चलते हैं, इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ तक मैं कर सकता था। अब आगे अगर आपने कोई बात करनी है या कुछ भी करना है तो आप जो बंदा अडियाला जेल में बैठा है जाके उससे बात करें, इससे ज़्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। अब उसके बाद मामला ये है कि जब कुछ इतलात के मुताबिक वहाँ पे तलखी भी हुई, कुछ के मुताबिक उन्होंने ये कहा कि अच्छा जी ज़्यादा से ज़्यादा फिर ये है कि मुझे फेस सेविंग दे दें और मेरी भी गिरफ़्तारी कर लें आप, यही मैं कर सकता हूँ कि मैं गिरफ़्तार होकर जेल में चला जाऊँ, इसके अलावा कुछ नहीं। अब मामला ये है कि गवर्नर केपी कहते हैं कि जी वो तो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं और वो डिग्गी में बैठ के चले गए। अच्छा, ये इल्ज़ाम इस तरह से लगना, इस पर भी बड़े तबसरे हो रहे हैं, मीम्स भी बन रही हैं कि अगर वो डिग्गी में बैठे तो जो उनका जुस्सा है या साइज़ है उसके लिए तो फिर लैंड क्रूज़र की डिग्गी हो सकती है, बड़ी गाड़ी की कोई डिग्गी हो सकती है, छोटी गाड़ी में तो नहीं बैठ सकते। लेकिन PTI के जो अपने लोग हैं वो भी इस हवाले से देखें, उनकी तरफ से भी कोई वाज़े उस तरह से मौक़िफ़ आ नहीं रहा। असद कैसर साहब ने यह ज़रूर फरमाया
कि हम इस पे जिरगा भी बुलाएंगे और ये चीज़ें करेंगे, लेकिन पीटीआई की लीडरशिप जो है वो इस्लामाबाद को देखें या यहाँ लाहौर में देखें, कोई लीडरशिप आपको एहतजाज में उस तरह से नज़र नहीं आई। लेकिन इमरान साहब ये तशवीशनाक तो बहरहाल बात अपनी जगह है, चाहे हम इसको हंस के टाल दें, मीम्स बना लें, ये भी हम कह लें भले दानियाल साहब कि ये अली अमीन गंडापुर साहब ही हाथ कर गए पीटीआई, जो भी आप उसको अल्फाज दे लें, और वो जानबूझ के उधर चले गए, तो उसके बाद वो गायब क्यों कर दिए गए या गायब हो क्यों गए? उसके बाद वो जहाँ भी थे वो सामने आते और उन्हें सामने रख दिया जाता कि भाई ये बंदा अब आगे एहतजाज को लीड नहीं कर रहा, अगर जो ऐसी कोई सूरत हाल थी। एक 4 करोड़ की ज़्यादा आबादी का चीफ मिनिस्टर और उसका पता ना होना, हम एक एटमी ताकत हैं, एक बड़ी जमहूरियत है, 25 करोड़ आबादी का हमारा मुल्क है, और चलिए नाम को ही सही, एक आइन भी बहरहाल मौजूद है, अदालतें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत काम करती हैं, और वहाँ पर एक बंदा इस तरह लापता हो जाए, जिम्मेदार शख्स, इसको इतना ही हमें नॉर्मल लेना है कि जैसे कोई नहीं आ जाएंगे? जी मैं समझता हूँ, सबसे पहले बहुत मेहरबानी मुझे शो में बुलाने के लिए। मैं समझता हूँ कि जहाँ तक ये पीटीआई का तल्लुक़ है ना जी, ठीक है वो हालात कोई साजगार नहीं है, लेकिन इनके साथ भी कदम फूंक फूंक के रखना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि इनका जो माजी है वो थोड़ा सा तल्ख है, इस लिहाज से कि आप देखें कि पूरी कौम को जो है उलट पुलट कर दिया, और आखिरकार में आके कह दिया कि जी 35 पंक्चर मेरा सियासी बयान था। ये जो डोनाल्ड डू वाली बात है कि ये इससे भी वो मुनहरफ हो गए, वो वापसी कर गए जो है इस बयान से भी कि जी अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश की है, वो मान गए कि जी नहीं की उन्होंने। सो कहने का मकसद ये है कि साहब इस वक्त मेरी जो सवाल था ना वो ये नहीं है कि ये पीटीआई का चीफ मिनिस्टर है, मैं उसी तरफ इस बात को एक तरफ रखते हैं कि ये पीटीआई का है, पीएमएलएन का, पीटीआई की सारी सियासत गलत है, मैं मान लेती हूँ, लेकिन वो एक सूबे का चीफ मिनिस्टर है और वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाला हो, चाहे उसकी पार्टी की सियासत सही है या गलत है, मैं आपकी बात पे आर्ग्यू ही नहीं करती, लेकिन ये क्या इतनी नॉर्मल बात है कि इसका मतलब है कि किसी भी बंदे को उठा ले? आप कह रहे हैं ना कि वो लापता है, उनकी जमात कह रही है, तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जो बयान मेरे भाई इमरान साहब ने दिया है वो उससे थोड़ा मुख्तलिफ है कि वो ऐसे लापता नहीं है। तो मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूँ कि इनकी जो अगर आप थोड़ी सी तारीख़ देखें तो इस तरह की बातें ये सिर्फ यू टर्न वाले नहीं हैं, ये हर चीज़ को जहाँ चाहते हैं इस्तेमाल कर लेते हैं। आप मुझे बताएं ये जो घोड़ा अस्पताल के पीछे प्रिंटिंग प्रेस थी वो किधर गई फिर, कि जी वहाँ पर उन्होंने बैलेट पेपर छापे हैं और ये केस हो, इनको हम बड़ी अच्छी तरह जानते हैं और इनकी तरीक़े से हम बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ये बहुत बड़ी बातें करके उससे जो है ना पीछे हट जाते हैं। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये मैं हैरान ज़रा भी नहीं हूँगा अगर कल आपको परसों ये ख़बर मिल जाए कि नहीं वो तो मरी गए थे वहाँ पर थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए और वो वापस तशरीफ़ ले आए और बिल्कुल लापता नहीं है। तो इसमें कहने का मकसद ये है कि इनसे कोई भी तवक्को की जा सकती है, लेकिन ये ज़रूर मैं कहूँगा कि जो अदालत ने फ़ैसला दिया है उस पे ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। इनका जो प्रोटेस्ट का हक़ है ये इनको मिलना चाहिए। जो भी जगह वो मुख्तस करते हैं, एक ज़माने में ये F9 पार्क में एक जगह बनी थी जिसमें ये सोचा गया था लंदन की तरह कॉर्नर है, वहाँ पर आके जो मर्ज़ी अपनी बयान कर सकता है, बातचीत कर सकता है, और फिर गए भी वहाँ पर लोग, ये PTI भी वहाँ पर गई थी 1-2 दफ़ा। तो कहने का मकसद ये इस तरह की कोई भी जगह जो वो समझते हैं कि सिक्योरिटी इशू नहीं है और लेट से अगर कोई सेंसिटिव एरिया है डी चौक का वगैरह उससे इतना दूर है कि उनको इत्मीनान है कि मामलात निपटाए जाएंगे अच्छी तरीके, तो ये एक इज़हार है जमहूरियत का हिस्सा है, इसमें क्या मसला है? मैं तो कहता हूँ उनको करने दें। हुकूमत ने मिसहैंडल किया, ये रोड्स बंद होना, इस कदर कंटेनर्स लगाना, मोबाइल बंद करना, और ये पहली दफ़ा नहीं, अक्सर वो एहतजाज या जलसों की कॉल देते हैं, हम यही कुछ देख रहे हैं। मैं समझता हूँ ये क्या इसकी पीछे क्या वजह है? शायद ये उस लफाजी से थोड़ा बहुत मतलब महसूस करते हैं कि जो एक ज़ुबान इस्तेमाल करते रहे हैं, तो मेरे ख़्याल में शायद इंतज़ामिया का वो कोई रवैया ना हो। नहीं तो अगर आप सियासी तौर पर देखें तो मेरे ख़्याल में जब बेनज़ीर वापस आई थी एग्ज़ाइल ख़त्म करके लाहौर एयरपोर्ट पे, उससे बड़ा मजमा तो पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं जमा हुआ जो लाहौर एयरपोर्ट से लेकर दाता दरबार तक था। तो उस वक्त भी कुछ लोग थे जो कहते थे कि जी एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर ले नहीं तो बहुत बुरा होगा, ये होगा वो। कुछ लोग दाना थे, वो समझते थे मामलात को, उनमें से मेरे वालिद साहब भी एक थे। उन्होंने कहा बिल्कुल ये नहीं करना, आप उनका हक़ है, बल्कि आप उनको सिक्योरिटी दें और उनको प्रोवाइड करें कि वो जिधर जिधर जाना चाहते हैं वो जाएँ और उनका इत्मीनान हो और वो अपनी बात करें। आपको किस बात की घबराहट है? दानियाल साहब तो मैं समझता हूँ कि वो जो सिचुएशन डिफ्यूज़ हुई थी 1 महीने के अंदर अंदर वो सारी फूंक शू ख़त्म हो गई थी। बाद में इलेक्शन हुआ, वो जीते, वो हम रोकते हैं तो वो हाइप ज़्यादा बनती है। दानियाल अजीज़ तो इसमें भी मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा सोचना चाहिए तारीख को देख के। दानियाल अजीज़ साहब ये फरमाइएगा कि जो गवर्नर राज की बातें हो रही हैं KP में,
क्या आप समझते हैं कि गवर्नर राज लगा के वहाँ पे सूरत हाल ठीक हो जाएगी या हालात मज़ीद ख़राब होंगे? क्योंकि बने तो बहरहाल वो 2/3 अक्सरियत से वहाँ पे वज़ीर आला है, तो 2/3 अक्सरियत की हुकूमत ख़त्म करके अगर आप गवर्नर राज लगाएंगे तो उसका क्या रिएक्शन होगा? इमरान साहब, मैंने बार बार और आज मैं दोबारा वो चीज़ दोहराना चाहता हूँ कि देखें, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स डोंट हैव एडमिनिस्ट्रेटिव सॉल्यूशन। यानी सियासी मसले को आप एडमिनिस्ट्रेटिव हल से हल नहीं कर सकते, उसका हल सियासी ही होगा। जो हमारी सियासी बरादरी है उनके पास कोई किसी किस्म वो सुनमन हुक्मन बुकमन बैठे हुए हैं और किसी किस्म का हिस्सेदारी भी नहीं है, ना डाल रहे हैं ना वो कहते हैं जी ठीक है। ऑलमोस्ट जैसे कि वो चस्के ले रहे हैं कि जो हालत बन रही है तो अब ये संभालें इसको। आप देख लें मौलाना फजल रहमान के साथ इन्होंने क्या किया। पूरी कौम जो है ना रात 3:30-4 बजे तक जाके देखती रही, कभी गाड़ी किधर जा रही है, कभी गाड़ी किधर। एक अजीबो गरीब तमाशा बनाया हुआ और फिर कहते हैं जी सियासी इस्तेकाम नहीं है तो मईशत नहीं ठीक हो सकती। ओ भाई, जब आपने जुडिशरी की जाई तय करनी है उस वक्त तो सियासी इस्तेकाम आपको मिल जाता है, तो मईशत के लिए आपके पास सियासी इस्तेकाम नहीं है, ये कैसी बात है? वो असल बात यह है कि इनकी रेडी खाली है। इसीलिए तो 14 अगस्त को इन्होंने कोई प्लान ही नहीं अनाउंस किया। बड़े धूमधाम से ढोल बजा बजा के बताते रहे 2 हफ्तों से, उसकी कुछ पहलू भी बता दिए अर्ली ट्रायल बलून के तौर पर कि जी ये उसमें शामिल है, ये फलाना जो साहब हैं वो FDCO से आए हुए हैं, इतने कंसल्टेंट आ गए हैं, ये वो। और 14 तारीख को क्या हुआ कि कोई प्लान ही नहीं अनाउंस किया। लेकिन अब तो वो कह रहे हैं डॉक्टर साहब को भेज दिया रिव्यू करिए, जिनको इजाजत नहीं है फाइनेंस मिनिस्ट्री के करीब आना, उनको भेज दिया। दानियाल साहब, अब तो वो कह रहे हैं कि इंडिकेटर्स बड़े अच्छे हो गए हैं, मईशत संभल गई, पटरी पे आ गई है और महंगाई की शरह भी कम हो गई है, तो वो तो कह रहे हैं कि हमने मईशत को संभाल लिया। महंगाई की शरह नहीं कम हुई है, महंगाई की बढ़ने की रफ्तार में थोड़ी कमी आई है, लेकिन जो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है जिसमें गरीब गुरबा की जो रोज़मर्रा की इस्तेमाल की अशिया हैं वो अभी भी 14% से ज़्यादा यानी डबल डिजिट्स में ही है। और ये कि जितने भी इस वक्त आपके इदारे हैं उसमें वर्ल्ड बैंक हो गया या आपके जो इंटरनेशनल इदारे हैं जैसे ब्लूमबर्ग है, फिच है और हैं, और आपके जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है या आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, वो सारे बता रहे हैं कि इस साल औसतन जो महंगाई है वो 13.5 से लेके 15% तक होनी है। तो इस वक्त अगर वो 6.9% है तो औसत अगर यही रही तो फिर तो ये वो औसत नहीं हो सकती। उन्होंने तो उसको तब्दील नहीं किया कि जी वो सितंबर के फिगर आ गए, हम रिव्यू कर रहे हैं और वापस इस हिसाब से तो वो फिर 20-25 पे भी जाएगी तो फिर कहीं जाके एवरेज उसकी 15-16 बनेगी जो आप तो अगर ये वो सारे ये मुतफिक हैं इस बात पे तो फिर ये क्या हो रहा है। देखें, वक्ती तौर पे 2 महीने की बिजली की चेपी लगा के ये जो 45 अरब पंजाब ने दिया और 50 अरब मरकज़ ने दिया, और वो भी IMF ने कहा है कि ये बिल्कुल गलत है, आप ये अंदिया क्यों दे रहे हैं लोगों को जब हक़ाइक़ के ऊपर मुबनी ही नहीं है, तो वो वापस करना पड़ा है। तो उसकी वजह से अगर 1 महीना कोई डिप आ जाती है तो आप बगले बजाने शुरू कर देंगे जी हमने बड़ा कमाल किया, ऐसे नहीं है। अच्छा, मैं आपसे एक थोड़ी सी चीज़ सिर्फ पूछना चाह रही थी क्योंकि आज ये भी डेवलपमेंट हुई है इम्पोर्टेंट। मौलाना के पास दोबारा गए हैं हुकूमती वफ्द और उन्होंने जाके उन्हें दावत भी दी है फ़लस्तीन के ऊपर। कल इसके ऊपर भी मैं वैसे आगे चल के बात करती हूँ, लेकिन आईनी तरमीम के हवाले से भी दोबारा कोशिश की जा रही कि नंबर्स पूरे हो जाएं, जो भी एक आध दिन पहले तक की खबर थी कि नंबर्स फिर कम हुए हैं। तो आपको लग रहा है कि इस दफ़ा हुकूमत आईनी तरमीम लाने में और नंबर्स पूरे करने में कामयाब हो सकती है? मौलाना तो बड़ा कैटेगोरिकली कह चुके हैं कि वो नहीं इसको सपोर्ट करें। देखिए, इस बिना एक वफाकी वज़ीर से मेरी बात हुई तो उनके मुताबिक सेनेट में उनके पास 3 लोग कम थे और कौमी असम्बली में 5। ये मैं आपको कल की बात बता रहा हूँ। अब मामला ये है कि वो नंबर पूरे करने के लिए वो क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, ये बात तो तय है कि हुकूमत इस वक्त जो है पूरे इस मूड में है, और हुकूमत भी और उसके इत्तेहादी भी कि हमने आईनी तरमीम करनी करनी। दूसरी तरफ ईवान सदर के जो हमारे वाकफान हाल हैं वो ये कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब सदर मुमलिकत जो हैं वो ये कहते हैं कि जी बात ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनका दरीना ख्वाब है सदर पाकिस्तान बनना, वो तो अब हो नहीं सकता क्योंकि मैं सदर बन गया हूँ। दूसरी बात ये है कि गवर्नर जो है अब वो कहते हैं कि जी KP का गवर्नर हमें दे दें, तो वो कहते हैं जी वो हुकूमत में तो है नून लीग, हम तो उसके ताती हैं, हमने तो आईनी ओहदे लिए हैं, तो नून लीग अपने किसी सूबे का गवर्नर उनको दे दे, हम क्यों दें। तो मामला आके रुका यहाँ कि जो चीज़ें 2 मुतालबात मौलाना की तरफ से हैं, अगर पीपल्स पार्टी उनमें से कुछ देने को तैयार नहीं है तो नून लीग जो देने को तैयार है उस पर मौलाना साहब नहीं मान रहे। लेकिन अब मौलाना जो आज जो कमेटी उनसे मिली है उसमें शेरी रहमान साहबा भी थी, यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों के लोग थे, उनसे उनकी क्या बात हुई है या किस तरह से होता है। आखिरी
जो वैसे मुझे तो ये लगता है कि अगर मौलाना इस बात में मान रहे होते ना तो फिर दिलवाने वालों ने उन्हें ओहदे भी दिलवा देने थे। गवर्नरशिप कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर वो इतना बड़ा स्टांस लें कि जी हम आईनी तरमीम ही नहीं होने दे रहे। आईनी तरमीम के लिए अगर सिर्फ यही रुकावट होती तो मेरा ख्याल है कि मौलाना इसके ऊपर एक स्टैंड लिए हुए हैं कि हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते। ये इसके वो हो सकते हैं बिल्कुल कि ये भी फैक्टर्स हो, लेकिन बज़ाहिर इमरान साहब जिन्होंने करवानी है ना वो बहुत तगड़े हैं। वो एक आधा गवर्नर उनको देने में उन्हें कोई मसला नहीं होगा। समीना देखे बात गवर्नर देने में मसला नहीं है, या उसमें मामला ये है कि जरदारी साहब भी अपना एक स्टैंड ले चुके हैं। जरदारी साहब ये कहते हैं कि जी हमने तो लिए सिर्फ आईनी ओहदे हैं, हम वो भी दे दें अगर तो फिर हमारे पर ले क्या रहेगा। तो ये जो मामला है, लेकिन मैं दानियाल साहब आपसे ये ज़रूर जानना चाहूँगा, आप हमेशा मईशत की बात करते हैं और इसको समझते भी हैं बड़ी अच्छी तरह से। आप ये बता दें कि मईशत जो है हमारी वो ठीक हो किस तरह से सकती है। मौजूदा हुकूमत तो आप कई प्रोग्रामों में कह चुके हैं कि ये इस काबिल नहीं है जो ये लोग हैं कि ये इसको ठीक कर सकें, तो फिर कैसे ठीक हो सकती है? जी, इसमें वाज़े तौर पर मैं बार बार कहता हूँ, आज दोबारा आपके शो में मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि जो आपके दो महकमे हैं ना जी, या दो शोबे कह लें, एक पावर सेक्टर और एक FBR, ये दोनों अकेले अकेले पाकिस्तान को डुबोने के लिए काफ़ी हैं अगर इनकी दुरुस्तगी ना की गई। जो FBR है और जो पावर सेक्टर है, दोनों की एडमिनिस्ट्रेशंस एक ही मर्ज से ये इन्फ्लिक्टेड है, वो है परवर्स इंसेंटिव्स। परवर्स इंसेंटिव्स का मतलब ये होता है कि उनकी जो बिहेवियर है वो एक कंडीशंस की वजह से ये बनी हुई है कि पावर में बेपनाह चोरी हो रही है और FBR में बेपनाह स्मगलिंग और बेपनाह जो है वो अंडर टैक्सेशन हो रही है। तो अगर आप उसको ठीक करना चाह रहे हैं तो आप समझते हैं कि इसको एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से, यानी उनको डरा धमका के, जैसे अभी सीनियर अफसर निकाल दिए हैं FBR में से, इसी तरह ही वापडा और डिस्कोज में जो हैं बहुत सारे सीनियर अफसर जो हैं उनको हटा दिया गया है, डिसमिस कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, पब्लिक डीलिंग पोस्टों से हटा दिया गया है। और उसमें से नतीजा क्या निकला है कि 590 अरब में से आप सिर्फ 95 अरब हासिल कर सकें 12 माह में, और उससे ज़्यादा आपने पंजाब का और मरकज़ का पैकेज दे के 95 अरब आपने वापस उसी आग में झोंक दिया, तो आप तो ज़ीरो निकले। तो अगर आपने हीरो बनना है तो फिर आपको कोई नई सिमत अपनानी होगी। अब अफसोस की बात यह है कि ये तो तस्लीम कर लिया 50 अरब और 45 अरब दे के कि हमारा पावर सेक्टर रिफॉर्म फेल हो गया साल लगा के, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो जो 2 महीने की चेपी लगाई है उसमें इसलिए नहीं लगाई कि उसमें एक नया सोच पनप रही है या एक नई सिमत तय हो रही है जिसके लिए थोड़ा सा वक्त दरकार है और फिर हमने दोबारा से असरे नौ इस चीज़ को टैकल करना है। एक मिनट IPPs की बात नहीं कर रहा, बिजली चोरी की बात कर रहा हूँ। तो उसमें अब सूरत हाल ये है कि पिछले से पिछले साल 380 अरब चोरी थी, पिछले साल 590 अरब थी, इस साल और बढ़नी है, इस साल और बढ़नी है, और बिजली की कीमत आप देखेंगे और बढ़नी है। उसकी वजह यह है कि आप जो बिजली की डिमांड है वो आप कम करते चले जा रहे हैं, एक प्राइस इंक्रीज करके, और प्राइस इंक्रीज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिमांड नहीं है। तो डिमांड क्यों नहीं है? क्योंकि आप फीडर बंद कर रहे हैं। फीडर क्यों बंद कर रहे हैं? क्योंकि बिजली चोरी हो रही है। तो ये एक विशेष साइकिल है जिसमें हम फंस चुके हैं। तो इसको जो है एडमिनिस्ट्रेटिवली आप हल नहीं कर सकते, ये नहीं होगा। इसको इंसेंटिव्स अप्रोच से ही हल करना। 2-4 महीने वज़ीर आज़म और अवैस लगारी साहब मेरे बार बार प्रोग्राम करने से और ये बात करने से ये ज़ुबान बोलना शुरू हो गए थे इंसेंटिव्स की। अभी 2 महीने हो गए वो फिर गायब है। तो ये देख लें, अगर ये कहते हैं प्राइवेटाइज़ करने, तो मैं आपको दावे से कहता हूँ 2 साल से पहले कोई भी डिस्को प्राइवेटाइज़ नहीं हो सकता। सिर्फ प्रोसेस ही इतना लंबा है कि ये नहीं हो सकना। तो 2 साल में अवाम क्या मर जाए फिर? नहीं, लेकिन चॉइस तो हल क्या है इनके पास? चॉइस साहब आप खुद भी वजीर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन के। गुजारिश ये है कि प्राइवेटाइज जब करना कोई भी हुकूमत करना चाहती है तो वो करने में कामयाब नहीं होते, लाल फीता जो है वो आड़े आ जाता है। तो आप अपने तजर्बे की रोशनी में क्या समझते हैं कि PIA हो या डिस्कोज हो, उनको वाकई कैसे प्राइवेटाइज किया जा सकता है? जी, और कोई तरीका नहीं है। आप ये जितनी भी हीले बहाने इस्तेमाल हो रहे थे और जितनी भी मतलब रुकावटें बन रही थी, अब तो पाकिस्तान का सवाल बन गया, क्योंकि पाकिस्तान का दवालिया निकल रहा है और हमारे खसारे का जिसकी वजह से दवालिया निकलना है उसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो ये SOEs या स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के साथ, इनकी लॉसेस के साथ मुंसलिक है, जिसमें PIA, सुई गैस, ये डिस्कोज, ये जितने सारे हैं, ये 600-700 अरब रुपया सालाना हमें टीका लगता है आवाम को इन चीज़ों का। तो इसलिए अब ये नागुज़ीर हो चुका है, तो ये करना पड़ना है। अब चाहे कुछ अच्छा लगे या ना लगे, जितना मर्जी है शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना सर और नीचे खबोते चले जाएं, लेकिन ये रोशनी जो है वहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि फिर पाकिस्तान का दवालिया निकल जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? तो ये करना पड़ना। लेकिन इसमें क्या हुकूमत कामयाब होगी या नहीं, इस पर भी और फिर सी चैलेंजेस दरपेश हैं, उसको कैसे निपटेगी, इसके ऊपर बात करते हैं मजीद भी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन हमारे साथ रहिए।
मईशत के चैलेंज हैं तो वहीं बहुत सारे सियासी मामलात भी अभी तक ऐसे हैं जो हल तलब हैं और इसके ऊपर भी हुकूमत की अपने तौर पे कोशिश है। लेकिन इसी दौरान हुकूमत कुछ एक्टिविटी करती नज़र आ रही है, जहां एक तरफ शंघाई ताउन तंजीम का इजलास होना है इस महीने में, वहीं एक कॉन्फ्रेंस रखी जा रही है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस फ़लस्तीन के इशू के ऊपर। ये सारी एक्टिविटीज़ जो है लग रहा है कि दूसरे लोगों को इंगेज करना एक अच्छी हिकमत अमली होती है हमेशा सियासत में, लेकिन इससे हासिल क्या होगा इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। इमरान साहब, ये जो मामला है ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का और इसमें बाकी, आपको लगता है इससे कोई फ्रूटफुल बात होगी? क्योंकि यहाँ पाकिस्तान में की हुई किसी भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस का कोई भी एलामिया हो, उसका उस पर क्या इम्पैक्ट होगा फ़लस्तीन की सूरत हाल पर? देखिए समीना, बात यह है कि हो सकता है कि यहाँ पे जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो उसके एलामियों का बराह रास्त फ़लस्तीन पे या इसराइल पे कोई इम्पेक्ट ना आए, लेकिन बाज़ चीज़ें जो होती हैं वो सिर्फ इम्पेक्ट छोड़ने के लिए होती हैं, तासुर के लिए होती हैं और दूसरों के मैसेज देने के लिए होती हैं। इससे ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस से एक तो ये मैसेज आएगा आलमी पूरी सतह पे, आलमी इदारों में और ख़ास तौर पर मुस्लिम वर्ल्ड में कि पाकिस्तान जो है अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। दूसरा इससे ये होगा कि आप चाहे इसको जिस तरह से भी ले, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान एक एटमी ताकत है और इसराइल जिन ममालिक से थोड़ा बहुत हाइफ है मुस्लिम ममालिक से, उनमें पाकिस्तान सरे फहरिस्त है और इसराइल को अगर यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता है तो उसको यकीनन उसको सीरियसली लेना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अच्छा, एक तरफ हम ये देखते हैं कि हुकूमत ये इस पे फ़लस्तीन पे ये मामला करी है जो कि अच्छी चीज़ है, लेकिन दूसरी तरफ कोई एहतजाज होता है या कुछ होता है, फ़लस्तीन पे कोई मार्च करने लगता है या कोई मुजाहरा करता है, तो उस पर हम देखते हैं कि सख्ती शुरू हो जाती है और अक्सर गिरफ्तारियाँ वगैरह। इस जमात इस्लामी के जो साबिक सैनेटर थे मुश्ताक अहमद साहब, अभी कुछ दिन पहले उन्हें फिर गिरफ्तार किया गया था, उनकी अहलिया समेत। इसी तरह गज़ा के ऊपर जो वो करना चाहते हैं, तो ये क्या दो तरीक़ों की अजीब सी पॉलिसी नहीं है कि एक तरफ आप जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसको पकड़ लें और दूसरी तरफ खुद भी उसके लिए कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करें? नहीं समीना, उसमें दो चीज़ें हैं कि पहली बात यह कि अगर कहीं पे दफ़ा 144 नाफिज कर दी है या हुकूमत ने कोई पाबंदी लगाई है तो वहाँ पे अगर कोई भी करेगा कोई एहतजाज तो गिरफ्तारी तो होगी। अगर किसी ने एहतजाज करना, वो बाकायदा जो एक प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस, वो इजाज़त ले इंतज़ामिया से और जहाँ पे उसका तय हो वहाँ एहतजाज करे। पीटीआई और दूसरी जमातों का फ़र्क है जो हम अक्सर डिस्कस भी करते हैं कि पीटीआई के लिए हुकूमती इदारों की पॉलिसी ज़रा डिफरेंट है। दूसरी जमातें जो हैं, जमात इस्लामी ने धरना दिया है, एहतजाज किया, लियाकत बाग में गए, उनको तो इजाज़त मिल गई। तो ये इस तरह से। लेकिन दानियल साहब, आपका इस पे क्या टेक है? सारी जमातें इस पे अगर इकट्ठी हो रही है तो ये एक अच्छा सियासी इनिशिएटिव है हुकूमत की तरफ से? जी अच्छा है, लेकिन आई थिंक इट्स टू लिटिल टू लेट। वहाँ पर जो है तकरीबन लास्ट जो सुना था 35,000 तक बच्चे जो हैं ज़ख्मी और कत्ल हो गए हैं और एक जेनोसाइड है और इसराइल के ऊपर इस चीज़ का बिल्कुल कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि उन्होंने तो UN के सेक्रेटरी जनरल को पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया, जो पूरी दुनिया का मतलब एक किस्म का अदारे का हेड है जिसकी ज़िम्मेदारी है ये चीज़ें निपटाना। तो उसमें यह है कि मैं नहीं समझता कि इसका कोई ऐसा उनके किरदार के ऊपर असर पड़ेगा कि वो कोई इन चीज़ों से बाज आ जाएंगे या वो किसी तरफ जो है ना मामलात को। ठीक है, बाकी दुनिया में आप देखें स्पेन में कितने बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बरतानिया में जगह जगह कितने हो रहे हैं, यहाँ भी एक हो जाएगा। अब कहने का मकसद ये है कि जो ऐसे फोरम्स हैं जैसे कि अभी सऊदी अरेबिया ने भी इसको इनिशिएट किया है और ममालिक ने, कि जिसमें जो मुस्लिम ममालिक हैं वो इकट्ठे होकर कोई ऐसा अलामिया तैयार करें या इस तरह की कोई बात करें, तो फिर जाके चीज़ें जो हैं वो एक किसी सिमत में जाना शुरू हो सकती हैं। और उसमें दीगर जो ममालिक हैं जो सेम फीलिंग्स इज़हार कर चुके हैं, जैसे मुख्तलिफ ममालिक हैं जो कह रहे हैं कि अभी फ्रांस ने बयान दे दिया कि जी इनके ऊपर आर्म्स एम्बार्गो लगाएं इसराइल के ऊपर, ये छोटी बात नहीं है, और बेशुमार ममालिक हैं। जी सब ये फरमाइएगा कि हुकूमती ज़रा ये कहते हैं कि दोस्त ममालिक, कुछ दोस्त ममालिक 27 अरब डॉलर्स की सरमायाकारी करने को तैयार हैं पाकिस्तान में। आप क्या समझते हैं, ये हमेशा ऐसी बातें की तो जाती हैं, खुशखबरियाँ सुनाई जाती हैं, कभी कहा जाता 30 अरब डॉलर की सरमायाकारी है, कभी कुछ, कभी 100 अरब डॉलर, कभी 55 अरब डॉलर, तो सरमायाकारी वो होती ही नहीं। MOU हो भी जाएं तो वो पाया तकमील तक नहीं पहुंचते। आप इसकी वजह क्या समझे? जी ये लंबी कहानियाँ हमने बहुत सुनी है और फिर मैं दोबारा वही बात करता हूँ, ये मुख्तलिफ जो लीडरान ग्रामी हैं उन्होंने भी बड़ी सुनाई है कि तस्बीह पकड़ के बस आप दुआ करें जी बलूचिस्तान के सामने तेल का इतना बड़ा ज़ख़ीरा है कि पाकिस्तान के वारे न्यारे हो जाएंगे और फिर कुछ भी नहीं।
हमने तकरीरों में सुना कि जी वो करक में कोई गोरा गया था जी, उसने मुझे बताया कि वो पानी के लिए कुआं खोदा तो उसमें से गैस निकला, इतनी गैस है, गैस तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। वो कितने की गैस? ज़ेरे समंदर भी गैस का ज़ख़ीरा है। मतलब किसी का नाम लिए बगैर, लेकिन ये कहानी आराम कहानी हमने बड़ी सुन ली है ना। तो इसमें जो मैं आपको पते की बात बता दूं, जो फैक्चुअल बात है वो ये है कि IMF के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर साहिबा एंटोनेट उनका नाम है, उन्होंने अभी जून में एक स्टेटमेंट जारी की थी, वो उनकी वेबसाइट पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। उन्होंने ये कहा था कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जिस मद की आप बात कर रहे हैं, वो इस साल पाकिस्तान में, यानी जो 30 जून 2025 को ख़त्म होगा साल, इस साल ये 1% ऑफ GDP बढ़ेगा, जो कि तकरीबन कोई मतलब फ्यू $100 मिलियन हैं, जो हमारे रोशन डिजिटल अकाउंट में वैसे ही हर महीने आ रहे हैं। यानी कोई आसमान टूटने वाला नहीं नज़र आता उनको। उनका काम क्या है IMF का? IMF का काम यह है कि वो देखें कि पाकिस्तान में जो मांग है डॉलर्स की, फॉरेन करेंसी की, और जो हमारी पैदावार है फॉरेन करेंसी की, उसमें गैप कितना है, वो ये फाइनेंस करते हैं ताकि हम डूब ना जाएं। ठीक है जी। तो जिनका काम ही ये है अंदाज़ा लगाना कि पाकिस्तान को कितने पैसे मिलने हैं हार्ड करेंसी में, इंक्लूडिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो ये कह रहे हैं। तो वो मेरे ख्याल में सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो उस चीज़ का कोई खातर खा जवाब भी नहीं दिया हुकूमत ने। एक मैं और स्टोरी पे आप लोगों का कमेंट ले लूँ, फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे। इमरान साहब, PTM के ऊपर आज पाबंदी के हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, कैसे इसको देखते हैं आप? एक ऐसी और यानी जमात है वो जो असम्बली में भी रिप्रेजेंट करती रही है और उसको आप एकदम पाबंदी लगा देते हैं, तो जरगे कर रही हैं पिछले दिनों अमन के लिए, तो ये कैसा एक इकदाम है जो हुकूमत की तरफ से किया गया? देखिए, गुजारिश ये है कि इस वक्त हुकूमत की जो पॉलिसी है वो बाज़ चीज़ों को लेके बड़ी स्ट्रिक्ट है, जिस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। अब अफ़गानिस्तान के साथ हमारे जो मामला चल रहे हैं, और ख़ास तौर पे दहशतगर्दी के जो मामलात हैं या फितरतुल खवारिज के जो मामलात हैं, ये सारी चीज़ों को अगर देखें तो PTM के बहुत सारे जो लीडरान हैं उनकी अगर आप वीडियोस जो सोशल मीडिया पे भी आपको अक्सर नज़र आती हैं, उसमें जिस तरह की नारेबाजी होती है, जिस तरह की गुफ्तगू होती है, तो रियासत जो है किसी को भी स्टेट विद इन स्टेट बनाने की बहरहाल इजाज़त तो नहीं दी जा सकती। हमारे यहाँ ये अलमिया ज़रूर है कि हम पहले ख़ुद कोई बुत तराशते हैं, फिर वो बुत बनाते हैं, और उसके बाद वो जब हमें ही तंग करने लगता है तो हम उस पर पाबंदी लगा देते हैं। ऐसी मुसल्लह जद्दोजहद नहीं हो रही जिस पे हम ये कहें कि वो स्टेट विद इन स्टेट बना रहे हैं, लेकिन बल्कि वो तो जरगे अगर कर रहे हैं या पीस की तरफ जा रहे हैं। तो वैसे भी बल्कि मैं इसमें दानियाल साहब का भी कमेंट शामिल कर लेती हूँ। दानियाल साहब, माजी में भी हमने देखा है पाबंदियाँ लगाने से तो जमातें ख़त्म नहीं होती, ये क्या कोई वाइज डिसीजन है हुकूमत की तरफ से? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। और ये जो पहले आप बात कर रही थी ना कि क्या उनको गिरफ़्तार कर लेना चाहिए या गवर्नर राज लगा देना चाहिए थी, पहले आप बात कर रही थी प्रोग्राम के दौरान, उसमें भी मैं समझता हूँ कि किसी किस्म का जो पेशरफ्त है वो दोबारा मैं अर्ज़ करता हूँ, ये अगर कोई पॉलिटिकल तरीक़ाकार नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर से ये मसला कभी भी हल नहीं होगा। और अफसोस की बात यह है कि इस वक्त जो हुकूमती जो असला खाना है समझने आप, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं। FIR दे दें, गिरफ़्तार कर लें, इजाज़त ना दें, ये कंडीशंस लगा दें, उसको पकड़ लें, केस बना दें, ये कर लें, वो कर, ये कोई सियासी अमल तो नहीं है ना। तो जो सियासी अमल है, जो वो हिस्सेदार हैं, शराकत है इस सारी हुकूमत में सारे, वो किधर है? वो क्यों सोए? PTM की बात करी हूँ, जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है, उसके ऊपर आज इन्होंने पाबंदी लगाई है जी। वो भी देखें, वो जो सफ़र कर रहे हैं ना ये पश्तून मूवमेंट की वजह से, जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, अर्स्टवाइल जिसको फाटा कहते हैं, उनमें जो इन्होंने ख़ुद जाके वादे किए थे उनके ऊपर ये पूरे नहीं उतरे, तो वहाँ पर एक बेचैनी पाई जाती है, उसके ऊपर ये कैपिटलाइज कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है ये होगा, तो क्यों ऐसे वादे? देखें, रेवोल्यूशन का जो बुनियादी है वो आप एक्सपेक्टेशंस बढ़ा देते हैं और फिर उसके नीचे से क्लीन खींच लेते हैं, तो वो फिर एक गुस्से में और एक बेरा रवि में वो तब्दील हो जाता है और रिएक्शन आ जाता है। बिल्कुल, तो वो आप एक दफ़ा नहीं, आप बार बार कर रहे हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि वो कौमें ऐसी हैं कि वो धोखा जो है वो खाने वाली नहीं है, एक दफ़ा नहीं खाती हैं। वो अंग्रेज़ ने भी एक दफ़ा ऐसी गलती की थी, वो सारा कैंप मार दिया और एक ही ब्राइडन छोड़ा था, जाके घोड़े के ऊपर वापस आया था, सिर्फ इसलिए कि बताया कि हमारे साथ हुआ क्या था। और उसमें जो कलकत्ता में 2 अकाउंटेंट्स थे, उन्होंने इनके थोड़े से पैसे रोक लिए थे जो अफरीदी ट्राइब को दे रहे थे अमन कायम करने के लिए खैबर पास में, क्योंकि उन्होंने कहा यहाँ तो अमन ही अमन है, तो हम इतने पैसे क्यों दे रहे हैं, क्योंकि कॉस्ट कटिंग मेजर करने थे। उन्होंने उनके पैसे काट दिए, तो उन्होंने जब पैसे देने आए उनको कि जी, उन्होंने कहा ये कम है, तो उन्होंने कहा जी इसलिए कम है क्योंकि हालात बहुत ख़राब है।
उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर हालात ख़राब होते देखे फिर तो कहने का मकसद ये है कि आप जो उनके साथ वादा करते हैं पूरा करें या ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दानियाल अजीज साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आकर जैसे फ़लस्तीन के हवाले से हमने अभी बात भी की है, तो ये सारा मामला फैलता हुआ ऐसा लग रहा है कि मशरिक़ वस्ता को अपनी लपेट में ले रहा है। क्या हो सकता है आने वाले दिनों में इस मामले के ऊपर, इस पर तफसीली बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन, और इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इसराइल ने जो तैयारी कर रखी है, जिसके बारे में रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि अब उसने गज़ा पर, ईरान पर, लेबनान पर एक साथ बड़े हमले की तैयारी कर रखी है, और ये ज़ाहिर है बड़ी कशीदगी की सूरत हाल है। लेकिन इस तरफ कैसे रोका जा सकता है या इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इसके ऊपर भी बात करनी बड़ी ज़रूरी है। तो इस हवाले से ख़ास तौर पर आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेगमेंट में डॉक्टर कमर चीमा साहब। आप माहिर हैं आलमी उमूर के, उनसे कुछ रहनुमाई हासिल करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने फिर हमें प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये जो इसराइल की तरफ अटैक किए गए, ईरान ने जो मिसाइल अटैक किए, उसके ऊपर आज तो इसराइल ये भी मान रहा है कि उनके कुछ फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया गया इन मिसाइल से। लेकिन अभी भी बहुत से लोग इस बात पे हैरान हैं कि जितनी बड़ी तादाद में ये मिसाइल्स बताए जा रहे थे कि फायर किए गए हैं, उस हद तक कोई नुकसान वगैरह तो बज़ाहिर नज़र नहीं आता। तो फिर ईरान की तरफ से ये जो अटैक था, ये किस तरह का अटैक था? इससे तो उल्टा उनके अपने ऊपर अब अटैक के खदशात मंडला रहे हैं। बहुत शुक्रिया। देखें, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें समझने की ये है कि जो ईरान ने ये अटैक किए इज़राइल के ऊपर, वो समझते हैं क्योंकि आपने हमारे जो मज़ाहमती ग्रुप हैं हिज़्बुल्लाह और हमास, उसकी लीडरशिप को एलिमिनेट किया, तो हमारा ये हक है, ये हमने जो किया ये हमारी जिम्मेदारी थी, ये हमने करना था। एक बात, और क्योंकि इन सारे हमास और हिज़्बुल्लाह और इसको जो मिलिटरीली आर्म कर रहे हैं वो ईरानियंस कर रहे हैं, और वो खुले तौर पे उस पर बात कर रहे हैं। सो वो कह रहे हैं एक तो ये हमारा हक था। दूसरा जो आपने बात की कि लोग कह रहे हैं कि देखें, इजराइल के पास बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट कटिंग एज जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, पैट्रियट मौजूद है। अब वो अमेरिकन उनकी मदद कर रहे हैं, बरतानिया उसकी मदद कर रहा है, इजराइल की अपनी कैपेबिलिटी भी है। अमेरिकन इस हवाले से बहुत सारी R&D पे इन्वेस्ट करवाते हैं इजराइल से कि आपको हम पैसे देते हैं, जो इजरायली कंपनियां हैं, कि इजराइल को कैसे मजबूत और उसका डिफेंस किया जा सके। सो इसको ज़रा साइड पर रख दें कि क्या नुकसान हुआ और क्या नहीं हुआ। क्वेश्चन ये है कि ईरान कह रहा है कि हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री था, सिविलियन नहीं था। ये चीज़ की वो डिस्टिंक्शन करते हैं कि इजराइल जब टारगेट करता है तो वो 40,000 जो है वो गजा के अंदर अनआर्म्ड सिविलियंस, इनोसेंट बच्चों, खवातीन को टारगेट करता है, और जब ईरान टारगेट कर रहा है तो वो प्योरली मिलिट्री टारगेट्स कर रहा है। और इस हवाले से वेस्टर्न दुनिया ये बार बार कह रही है कि इजरायली जो हुकूमत है वो जानबूझ के, जो उनकी इंटेलिजेंस के ऑफिस हैं, बहुत सारे ऑफिस जो हैं वो गुंजान आबाद इलाकों में रखते हैं कि अगर वहाँ पे अटैक हो, हमला हो, तो कल को जवाब साबित हो सके कि अमेरिका और दुनिया हमारी मदद करे। कि अगर चीमा साहब ये फरमाइएगा कि एक तो ये जो कॉन्टीन्यूटी, इसको थोड़ा सा आसान कर दें ज़रा, कि बहुत सारी दुनिया ये क्या जानबूझ के ये कॉन्स्पिरेसी जो है वो उसको तकवीयत दी जाती है, या क्यों ये ईरान को मशकूक नज़रों से क्यों देखा जाता है, या दुनिया के सामने मशकूक बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं इसमें। पहली बात तो यह है कि सारी बात है, ईरान के पास वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी वो तो नहीं है जो वेस्टर्न वर्ल्ड या इजराइल के पास है। एक बात तो ये है। दूसरा इसमें यह है कि वेस्टर्न वर्ल्ड ये समझती है कि, और देन विद इन द मुस्लिम वर्ल्ड भी समझा जाता है कि ईरान जो है, अगर आप उसको इतनी बड़ी मिलिट्री पावर के तौर पे प्रोजेक्ट करेंगे तो ज़ाहिर बात है उस पर फिर क्वेश्चन मार्क बाकी मुसलमान दुनिया पे भी आते हैं। तो ये फैक्टर भी उसमें जो है वो मौजूद है। अदरवाइज देखें, ये चीज़ तो है कि ईरान के जो मिसाइल हैं वो इजराइल पहुंच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वो कितनी बड़ी तादाद में पहुंच सकते हैं। अगर वो 200 उन्होंने चलाए हैं, वो 500 भी चला सकते हैं, वो 1000 भी चला सकते हैं, क्योंकि ईरान का जो अल्टीमेट गोल है सर, वो इजराइल तक पहुंचना है। और इस सिलसिले में एक चीज़ याद रखें, ईरान नहीं चाहता कि वो मिलिटरीली इजराइल के साथ कोई जंग करे या अपनी कैपेबिलिटी शो करे जिससे इजराइल को मौका मिले कि वो ईरान के साथ जंग शुरू करे। ईरान चाहता है
ये उनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है, मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा, कि जितने ज्यादा इजराइल सिविलियन टारगेट करता है वेस्टर्न वर्ल्ड में एक प्रेशर बिल्डअप हो रहा है इजराइल के ऊपर, जिसमें मेरा ख्याल है ईरान बहुत ज्यादा कामयाब हुआ है इस प्रेशर को बिल्डअप करवाने में। अच्छा चीमा साहब, ये फरमाइएगा कि मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल के हवाले से जब हुकूमत पाकिस्तान ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करने जा रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इस बहरान को दूर करने के लिए पाकिस्तान अपना क्या किरदार अदा कर सकता है? देखिए, मैं अगर सीधी बात करूं तो पाकिस्तान कोई किरदार अदा नहीं कर सका, सिवाय इसके कि पाकिस्तान डोमेस्टिक पब्लिक ओपिनियन बिल्ड कर रहा है और दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ, ये मुसलमान दुनिया के साथ खड़ा हुआ है और वहां पे कह रहे हैं, जैसे हमने यूएन में बात कर दी या यहाँ पे बात कर दी। देखिए, अरब वर्ल्ड हो, जीसीसी हो या अरब लीग हो या ओआईसी, वो पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं करते। अगर आपको थोड़ा अर्सा पहले बता दूं तो ओआईसी ने एक पूरा ग्रुप बनाया था फॉरेन मिनिस्टर्स का, जो P5 के कैपिटल्स में गए, वहां पे जाके उन्होंने बात की, पाकिस्तान को नहीं बुलाया गया। तो सर, ये जो इजराइल अटैक प्लान कर रहा है, इसका आपको क्या खदशा है? ये किस पैमाने की कार्रवाई हो सकती है? क्या ये कोई टारगेटेड कार्रवाई करेंगे या फिर हम समझे कि जैसे वो लेबनान और गजा पे चढ़ दौड़े हैं, इसी तरह ये ईरान पे खासा चढ़ दौड़ेंगे? देखिए, वो तो मुझे नहीं लगता कि वो ईरान को उस तरह इंगेज करेंगे, क्योंकि वो अपने रिजल्ट अचीव कर रहे हैं बाकी तरीकों से। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम इस वक्त ईरान इजराइल के लिए जो वो ये है कि फ्रेंच प्रेसिडेंट एमैनुअल मैक्रोन ने ये कहा है कि आर्म्स एम्बार्गो करना चाहिए इजराइल का, असला देना बंद करें इजराइल को। अब हो ये रहा है कि ये पहली दफा वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो फलस्तीन को रिकग्नाइज तो कर रही थी, लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड ने ये तो कहते हैं कि जी सीज फायर हो, लेकिन आप सीज फायर भी कहते हैं, लेकिन अमेरिका के ऊपर बात आ रही थी कि आप असला भी दे रहे हैं। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने कहा है कि आर्म्स एम्बार्गो करें। अब यूरोप को प्रॉब्लम यह है कि अगर लेबनान जो है वो जलता है, तो आपको पता है लेबनान को अरबों रुपए दिए जाते हैं यूरोपियन यूनियन की तरफ से कि लोग इलीगल माइग्रेट ना करें मिडिल ईस्ट से। जब जंगें होती हैं तो लेबनान से वो जो है वो मेडिटेरेनियन से होते हुए यूरोप पहुंच जाते हैं। तो यूरोप को प्रॉब्लम यह है कि अगर लेबनान जलता है तो वो जो फ्लड गेट्स मिडिल ईस्ट से खुलेंगे और लेबनान से होते हुए बाकी मुल्कों से होते हुए यूरोप और तेजी से पहुंचेंगे। सो लेबनान अगर जंग में जलता है तो ये बेसिकली एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है यूरोपियन यूनियन को डिस्टर्ब करने की, कि आप उस मुल्क में जंग शुरू कर दें जिस मुल्क को यूरोप पैसे देता है कि आप इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकें, जिस तरह टर्की को यूरोप पैसे देता है कि आप इलीगल इमिग्रेंट्स को रोकें। इस तरह जो है वो लेबनान को भी बहुत ज्यादा सपोर्ट दी जाती है। सो अब आर्म्स एम्बार्गो की बात हो रही है, बिकॉज वो समझ रहे हैं कि पहले हमें यूक्रेन के जरिए कमजोर किया गया, अब हमें लेबनान के जरिए कमजोर किया गया। सो यूरोपियन यूनियन इस वक्त बड़ी परेशान है कि हमारे ऊपर बड़े। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि मिडिल ईस्ट की सूरत हाल की वजह से तेल की कीमतें, खाम तेल की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आलमी मीशत जो पहली बड़ी गिदरगुं सूरत हाल का शिकार है, वो मज़ीद ख़राब नहीं होगी? देखिए, वो तो देखिए सप्लाई चेन हमेशा मुतासर होती है। जब भी, या फॉर एग्जांपल लेबनान देख लें या बाकी मिडिल ईस्टर्न ममालिक देख लें, तो सप्लाई चेन मुतासर होती है। फॉर एग्जांपल अगले दिन बरतानिया के एक जहाज को हौतीस ने हमला उस पर कर दिया। सो अगर कल को रेड सी के अंदर, बाबुल मंदेब के अंदर, गल्फ ऑफ एडन के अंदर, इन सारे जितने भी जो चौक पॉइंट्स हैं, यहाँ पे कल को ईरानी बैक जो मज़ाहमती ग्रुप हैं वो वहाँ पे आके बड़ी जो सप्लाई चेन है शिपिंग की, उसकी ऑयल की, उस पर हमले करने शुरू कर दें, तो देन आपके लिए तो पाकिस्तान में तेल लेना मुश्किल हो जाएगा। सो आप तेल की कीमतें कहते हैं, जब तेल पहुंचेगा नहीं तो क्राइसिस पैदा हो जाएगा। सो मैं समझता हूं कि जो बड़ी ताकतें हैं वो इस मसले की संगीनी को उस तरह नहीं समझ रहे कि अगर ये फुल ब्लोन क्राइसिस बनता है तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस आम आदमी के लिए, आम मुल्क के लिए क्या हो सकते हैं, और पर्टिकुलरली हमारे जैसे मुल्क जो है उनके लिए क्या हो सकते हैं। सो ये एक लेकिन अभी तक जितने भी ममालिक हैं, हम खासतौर पर भारत, पाकिस्तान, इन लोगों के क्योंकि ईरान से अच्छे ताल्लुकात हैं, तो ये जो मज़ाहमती ग्रुप हैं उनको ये पैगाम जाता है कि आप उन सप्लाई चेन को ना डिस्टर्ब करें जो इधर आ रही है, एशिया की तरफ आ रही है। ये प्रॉपर्ली इंडिया ने भी ईरान से रिक्वेस्ट की हुई है। लेकिन डॉक्टर साहब, एक वैसे इसमें अब सवाल ये भी आ रहा है कि क्योंकि 1 साल हो चुका है गजा पे जो अटैक लॉन्च किया गया था उसके बाद से, कि अब इसकी एक मंतकी, अगर हम लड़ाई के इख्तिताम की बात करें तो वो क्या होगा? क्या हमास के पास अभी भी इतनी ताकत है कि वो इसराइल का मजीद कुछ अरसे तक मुकाबला कर सकता है? इसका लॉजिकल एंड क्या नज़र आ रहा है आपको?
देखिए मैडम, इसमें पहली बात तो ये है कि हमास की जो मौजूदा लीडरशिप है वो इतनी डरी हुए हैं कि उन्होंने फ्रैंकली उन्होंने कतर से भी राब्ते मुनक़ता कर दिए हैं। सो वो समझते हैं कि इजराइल का इस वक्त मकसद सीज फायर करना नहीं है। उन्होंने वो कोई बात ही नहीं कर रहे। एक बात। दूसरा, अमेरिका के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट कोई लीडर भी ऐसा नहीं है जो ये कह सके आज इजराइल को कि जंग बंद करो, यहाँ तुम्हें असला नहीं देते, यहाँ हम तुम्हें पैसे नहीं देते। डेमोक्रेट भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, रिपब्लिकन भी कोशिश कर रहे हैं, और इस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू जो है वो सारी चीजें खुद मैनेज कर रहा है और वो सिंपैथी फैक्टर ले रहा है, जी हम एक्सपोज हो गए, हम ये हो गया, वो हो गया। सो बेसिकली इसमें बहुत सारे अमेरिका की कमजोरी नजर आती है कि अगर वो थोड़ा खुल के खेलें और इजराइल को कहें कि भाई देखो इसमें नुकसान कितना हो रहा है, तो ये चीजें रुक सकती हैं। लेकिन एंड गेम नजर नहीं आ रही। उसकी वजह यह है कि इजराइल टॉप लीडरशिप पे हमले कर रहा है, उसने जंग को मजीद फैलाया है। उसने जो जिसे कहते हैं ना हमास से निकला है, जब उसको पता चला कि गजा में अब कुछ नहीं रहा, 60-70% इंफ्रास्ट्रक्चर 80% खत्म हो गया, तो उन्होंने नया टारगेट ढूंढा लेबनान। अभी वो कह रहे हैं कि हमारे 7 और टारगेट हैं। अभी वो कह रहे हैं कि जी सीरिया के अंदर है। अभी वो कह रहे हैं ठीक हो गया। डॉक्टर कमर चीमा साहब, आपने हमें ज्वाइन भी प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हो गया है, यहीं पर आज के प्रोग्राम को समेटते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।